प्रिय भैया बहन, आज सर्वप्रथम हम लोग सहकारी संगठन के प्रकारों को समझेंगे। सहकारी संगठन के प्रकार में सहकारी संगठन कई प्रकार के होते हैं। पहला है सहकारी उपभोक्ता भंडार। इसमें सहकारी उपभोक्ता भंडार सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने और शुद्ध एवं बिना मिलावटी वस्तुएं उपभोक्ता को दिलाने में सहायता करते हैं। बिक्री से प्राप्त लाभ सदस्यों में उनकी खरीदी के अनुसार क्रय लाभांश के रूप में तथा अंशों पर निर्धारित अंश लाभ के रूप में बांटा जाता है। सहकारी उत्पादक संस्थाएं, ये संस्थाएं सहकारिता स्वयं कच्चे माल आदि का प्रयोग कर उत्पादन कार्य करती है तथा सदस्यों के आर्थिक हितों का ध्यान रखकर उचित मूल्य पर विक्रय करती है। जैसे अमूल्य है, इंदौर दुग्ध सहकारी संस्था है, ये इस तरह की होती हैं। सहकारी साख संस्थाएं एक प्रकार के बैंक होते हैं और ये साख संस्थाओं के माध्यम से लोगों को ऋण उपलब्ध कराना होता है। कृषि साख सहकारी संस्थाएं, इसमें मिलजुल कर बड़े पैमाने पर खेती करना और उसका उत्पादन में सहयोग करना, वृद्धि करना। सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं ये संस्थाएं मुख्य उद्देश्य भूमि खरीद कर, भूखंड खरीद करके और उसमें भवन निर्माण कर लोगों को भूखंडों को बेचना तथा उनके निर्माण कराकर घर लाभ हानि के साथ विक्रय करना, ये सहकारी के निर्माण का कार्य होता है। विपणन सहकारी संस्थाएं, ये संस्थाएं क्रय विक्रय का काम करती हैं। अब आते हैं अपन अगली कंपनी। कंपनी का अर्थ है साथ साथ पूंजी कमाना या रोटी कमाना। तो साथ में किया गया कार्य जो जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है उसे हम कंपनी कहते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। जस्टिस जेम्स के अनुसार कंपनी सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक संघ होता है। हिलिस के अनुसार कंपनी व्यक्तियों का वह संघ या समूह है जो मिलकर के और आसानी से असीमित कार्यों को बड़े आसानी से करने में सहयोग करते हैं। लेकिन आजकल प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं ही मान्य हैं, जिसमें फील्ड हाउस का कहना है कि व्यापार या व्यवसाय को करने के हेतु निर्मित किया गया व्यक्तियों का एक संघ ही कंपनी कहलाता है। और विलियम स्प्रिंगल के अनुसार निगम राज्य की एक उत्पत्ति है और उसका अस्तित्व उसके स्कंद अथवा अन्य प्रतिभूतियों के स्वामित्व से भिन्न होता है। लेकिन आजकल अधिनियम द्वारा जो प्रमुख रूप से परिभाषा दी गई है, अधिनियम 1956 को संशोधित करके 1960 की धारा 3 के अनुसार वह इस प्रकार है। कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से होता है, जिसका दायित्व साधारणतया सीमित होता है और अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है, जिनकी पूंजी हस्तांतरण अंशों में विभाजित होती है, जिसका एक विशिष्ट दायित्व तथा जिसकी अपनी सर्व मुद्रा होती है। अब इसके बाद कंपनी के कुछ लक्षण हैं। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, ये कंपनी को विधान द्वारा निर्मित किया जाता है जिसे कृत्रिम व्यक्ति के अनुसार काम करता है, क्योंकि इसमें अभियोग चला सकते हैं, सर्व मुद्रा, समस्त अधिकारों के उत्तरदायित्व को चला सकते हैं। तो ये एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होती है। सीमित दायित्व होते हैं, इनके पृथक अस्तित्व होता
स्थायी अस्तित्व होता है, प्रतिनिधित्व व्यवस्था होती है, स्वतंत्रता पूर्ण अंशों का हस्तांतरण, सर्वमुद्रा, लाभ के लिए शिक्षण, कार्य क्षेत्र की निश्चितता, सीमाएं, अभियोग चलाने का अधिकार, विधान द्वारा अंत और संपत्ति का स्वामित्व, ये सभी अधिकार या लक्षण विशेषताएं इसको प्राप्त होती हैं। इसमें प्रमुख रूप से कंपनी में इसको एक कृत्रिम व्यक्ति, सीमित दायित्व, क्योंकि अंश राशि तक ही उत्तरदायी होती है, जितना अंश लगा रहता है उतना ही उसको वो करना होता है। पृथक अस्तित्व होता है, क्योंकि इसमें अब कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है, अतः कंपनी द्वारा कोई दावा किया जाए या कंपनी पर कोई दावा करे तो कंपनी के सदस्यों द्वारा या कंपनी के सदस्यों पर चलाया दावा नहीं समझा जाता है। स्थायी अस्तित्व होता है, क्योंकि एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है, इसका स्वयं का परिचय होता है, प्रतिनिधि व्यवस्था होती है, इसमें चलाने वाला प्रमुख कोई व्यक्ति चुना जाता है। फिर स्वतंत्रता पूर्ण अंशों का हस्तांतरण, सर्वमुद्रा, लाभ के लिए शिक्षण, कार्य क्षेत्र की निश्चित सीमाएं, इस प्रकार से ये इसके प्रमुख लक्षण हैं जो निम्नानुसार हैं। ये आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगला विषय कंपनियों का वर्गीकरण ये पढ़ेंगे।